हेलो हाय, स्वागत करता हूं आपका आचर न्यूज के पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ आई हैं एक खास मेहमान, एक माँ जो आपको जन्म देती है, लेकिन उसको माँ बनाने वाली एक महिला, एक डॉक्टर, एक गायनिकोलॉजिस्ट उस माँ से कहीं ना कहीं ज़्यादा खास होती है, जो उसे ममता की पहली सीढ़ी पर चढ़ाने में मदद करती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहलता जी, जो ग्वालियर में आईएमए की सेक्रेटरी भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत इंतज़ार था आपके साथ एक पॉडकास्ट करने का, और कई ऐसे सवाल दिमाग में घूम रहे थे। पब्लिक के भी कुछ सवाल थे, टीम के भी कुछ सवाल थे, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं मैम, आपके बारे में जानते हैं। डॉक्टर स्नेहलता ने क्या सोचा उस टाइम में कि मुझे डॉक्टर बनना है और गायनिकोलॉजिस्ट ही बनना है? प्लीज़। बेसिकली तो मेरे बारे में ऐसा बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी हाँ, शायद मैं 10th क्लास में थी तब मेरी बड़ी दीदी का सिलेक्शन हुआ था पीएमटी में, तो उन्हीं की देखा देखी में मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। लेकिन फिर जब एमबीबीएस की पढ़ाई की तो फिर 5 साल जब पढ़े, तब वहाँ पर जब हम लोग पोस्टिंग्स वगैरह में भी जाते थे, तो थोड़ा सा कमला राजा में जब हम लोग गए तो एक मतलब महिलाओं की स्थिति देख के लगा कि नहीं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे मन में फिर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं अच्छे तरीके से अगर मरीजों की सेवा कर सकती हूँ तो एज ए गायनिकोलॉजिस्ट मैं अपने काम के साथ इंसाफ या न्याय कर सकूँ। मैम, आपने गायनिकोलॉजिस्ट बनने की सोची, इसके साथ साथ आप डॉक्टर के साथ साथ आईएमए में सेक्रेटरी भी हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एज ए सेक्रेटरी ग्वालियर में। आईएमए के बारे में आप कुछ बताएं, लोगों को जानना बहुत होता है, उत्सुकता तो बहुत होती है। कई ऐड आते हैं कि आईएमए द्वारा प्रमाणित और इससे प्रमाणित, उससे आईएमए मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है, कैसे काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है, बेसिकली थोड़ा सा इसका जिस्ट अगर आप बता पाएं। बेसिकली आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये एक वॉलेंट्री नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स का एक ये संगठन है। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि पूरे भारतवर्ष में 3.5 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं और 1800 के करीब इसकी ब्रांचेस हैं, और इवन हमारे ग्वालियर में 1400 के करीब इसके मेंबर्स हैं। और इतनी बड़ी संस्था की सेक्रेटरी होना मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। मैम, आईएमए कैसे काम करता है डॉक्टरों के लिए और समाज के लिए? आपने बताया ये नॉन गवर्नमेंट संस्था है, ये कैसे सेवा दे रहा है अपनी डॉक्टरों को भी और समाज को भी? आईएमए का जो मुख्य उद्देश्य है वह डॉक्टर के हितों की रक्षा करना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। कहीं भी किसी भी डॉक्टर को कहीं भी आवश्यकता होती है तो हम सब साथ रहते हैं। उसके अलावा आईएमए सरकार को भी सलाह देने के, सरकार को जो भी नीतियां बनानी होती हैं उसमें आईएमए का सहयोग एवं सलाह ली जाती है। और जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं उनमें आईएमए का सहयोग रहता है, जैसे कि पल्स पोलियो है या कोविड के टाइम में आईएमए ने बहुत काम किया था, तो ये रहता है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स के निजी हितों की रक्षा करना तो है ही, इवन उनके हम एकेडमिक्स पर भी बहुत ध्यान देते हैं, समय समय पर सेमिनार कराना या फिर अपने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि वो अपने जो प्रोफेशन में भी वो अपडेटेड रहें। ओके मैम, आपने बताया कि पल्स पोलियो का जो अभियान था और भारत से पोलियो जा चुका है, थैंक गॉड। मैं डॉक्टर्स को भी थैंक यू बोलूँगा और गॉड को भी थैंक यू बोलूँगा कि जीवन खराब करने वाला एक वो पोलियो वायरस हिंदुस्तान से जा चुका है, और उसमें आईएमए ने जो, जैसा आपने बताया, एक योगदान, बहुत बड़ा योगदान दिया। कोविड-19 के टाइम पे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आम जनता से ज़्यादा डॉक्टरों की डेथ हुई। बिल्कुल, डॉक्टर्स ने अपनी मतलब जान की परवाह किए बिना काम किया है। बॉर्डर पे तैनात सैनिक का रोल निभा गए उस टाइम पे डॉक्टर, बिल्कुल, उस कोविड-19 के टाइम पे। आईएमए के लिए कितना चैलेंजिंग रहा?
IMA के लिए चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन हमारा जो डॉक्टर्स का एक मुख्य उद्देश्य होता है, जब भी हम अपने डॉक्टर बनते हैं तो हम एक ओथ लेते हैं कि हम आज से हमारा जो जीवन है वो समाज के प्रति समर्पित है। तो ये तो हमारा मतलब दायित्व था और जिसको हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। इसके लिए उनको अपनी मतलब बहुत से डॉक्टर्स को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन हमें अपने डॉक्टर्स पे गर्व है। मैम, आपके डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ। बहुत सारे सवाल ऐसे थे, हमने टीम के साथ मिलके भी बैठ के बनाए हैं, जो एक आम इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी उसे फेस करने ही है। लकीली कई अभी इस साल बताया गया था कि बहुत सारी नई शादियां हुई थी। शादी होती है, परिवार आगे बढ़ता है, क्रियाएं होती है और बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और फिटनेस एक आजकल सबके दिमाग पे हावी हो चुकी है कि फिटनेस बहुत जरूरी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लोग ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में भी फिटनेस बहुत जरूरी है। तो क्या प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक्सरसाइज करना सही है? अगर सही है तो वो किस मंथ तक सेफ है? बेसिकली हम लोगों को यही समझाते हैं कि जो प्रेगनेंसी है इसको बीमारी ना समझें, अनलेस कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो, कि डॉक्टर ही आपको सलाह दे रहा है कि आपको बेड रेस्ट करना है, जैसे कोई प्लेसेंटा प्रीविया है या प्रीटर्म लेबर की किसी को हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में तो बेड रेस्ट बोला जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी जो है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसको बीमारी ना समझे और जैसा हमारा रूटीन चलता है उसको ही हमको कंटिन्यू रखना होता है। और अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मतलब फिजिकली तो वो महिला फिट रहती ही है, उसकी डिलीवरी में भी उसको हेल्प मिलती है और इवन उसका मेंटल फिटनेस पे भी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए एक्सरसाइज और अपना रूटीन वर्क तो रेगुलर करते रहना चाहिए। एक्सरसाइजेज में हम वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इन माय ओपिनियन। उसके अलावा हम योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इवन हम लोग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है थोड़ी बहुत वो भी कर सकते हैं जिम में जाके स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। और हमें अपनी बॉडी की बात सुननी है, उसको सुनना है, मतलब कि हमारी बॉडी जितना परमिट कर रही है वही करना है हमको, तो बॉडी के हिसाब से काम करना है। और ज़रा सा भी अगर हमको प्रॉब्लम लगती है या हमारे गायनिक ने हमको मना किया है तो फिर हमें वो काम नहीं करना है, लेकिन कर सकते हैं। यस, इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट फीमेल, क्योंकि से 9 मंथ्स बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं, उसको नींद भी अच्छी आती है अगर एक्सरसाइज करते हैं तो। उसके अलावा डिलीवरी के बाद जो रिकवरी जो होती है बहुत अच्छी होती है अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज की है तो। हाँ। ओके, और वहीं अगर आप एकदम बेड रिडन हो गए हैं और हाल कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मेंटली भी खुद को पुश करना पड़ता है। अगर आप फिजिकली फिट है तो मेंटली भी खुद को पुश करना पड़ेगा। बिल्कुल। किस मंथ तक सेफ रहता है मैम एक्सरसाइज कर लेना? सच तो सारे ही मंथ्स में सेफ्टी है। जैसे जहाँ मतलब ये 9th मंथ तक वॉकिंग, स्विमिंग भी कर सकते हैं, इवन स्विमिंग तक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्विमिंग इज ऑल्सो वेरी सेफ। तो हम 9 मंथ्स तक पूरा कर सकते हैं। और आजकल तो वर्किंग लेडीज हैं, बिल्कुल 9 मंथ तक वो अपने ऑफिस भी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे ऊपर या बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर पड़े हो। मतलब हमको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा दौड़ना कूदना फादना नहीं। बिल्कुल। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। अच्छा मैम, पोस्ट प्रेगनेंसी ये देखा है, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन, कुछ लेडीज का, फैमिली में भी देखा है और लोगों को भी देखा है, कुछ लेडीज का एकदम से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और कुछ कंस्टेंट रहती हैं एकदम कि हाँ, अगर वो लेडी 46 केजीज की थी तो वो पोस्ट प्रेगनेंसी भी 46 केजी की है। वहीं एक सूखी साखी लड़की वो एकदम 60 और 65 एकदम गप्पू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये किसी की बॉडी में ऐसे चेंजेस कैसे? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। हर किसी की बॉडी प्रेगनेंसी को अलग तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और चेंजेस होते हैं। तो एक तो बॉडी का अपना ही टेम्परामेंट होता है, हर, जैसे मैंने बोला कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, एक तो वो चीज़ हो गई। सेकेंडली ये होता है कि हमारी उस वक्त पर डाइट क्या है।
हम या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हम फैटी फूड खा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे वज़न बढ़ाने में मतलब एक पार्ट की तरह काम करता है। इवन एक्सरसाइज की कमी, जैसे आपने बोला कि कुछ सोते ही रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी डाइट है और हमारी जो बॉडी है, तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा वेट कितना बढ़ेगा। मैम, एज ए गायनिकोलॉजिस्ट आप सजेस्ट करिए एक अच्छी डाइट जो एक महिला, एक लड़की फर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले सकती है। बेसिकली एज सच कुछ अलग से तो कोई डाइट नहीं होती, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे उसको महिला को प्रेग्नेंट होना हो, डाइट सबके लिए ऑलमोस्ट एक जैसी होती है कि हम कहते हैं बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। तो उसमें जो हमारे बॉडी में मतलब को 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे फूड में हमारे, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट, और उसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और वाटर। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको कीप हाइड्रेटेड, मतलब कि अपने आप को पानी अच्छी मात्रा में पिए, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पहली चीज़। दूसरा कि विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमें सब्जियों फलों में मिलते हैं, तो वो हमें अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। तीसरा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे फूड का जो मेन बल्क होता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें अनाज आता है मेन, प्रोटीन्स होते हैं और फैट होता है। तो हमको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक मतलब वो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी पड़े, डायरेक्ट शुगर ना लें हम। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी मात्रा हमारे फूड में कम होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। उसी प्रकार जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे जो फूड है डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, दैट टू लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। लीन प्रोटीन से मतलब होता है कि जैसे कि हम फिश है, चिकन है, या फिर टोफू है, पनीर है, ये मतलब अच्छा माना जाता है। बहुत हैवी जो रेड मीट वगैरह होता है वो हम अवॉइड करें। और फैट में भी यही बोला जाता है कि फैट भी हेल्दी फैट होना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, घी इज वेरी गुड, घी तो सबसे अच्छा है। लेकिन एक अफवाह चल गई है आजकल कि फैट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं अपने घर का एग्जांपल दे दूं, मेरी सिस्टर है, डायबिटिक है, शायद अराउंड 14 साल हो गए उसने घी को हाथ नहीं लगाया है। शी इज डायबिटिक जैसे आपने बोला, तो हो सकता है कि उनका जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसने रिकमेंड किया उनकी बॉडी के हिसाब से, बट अदरवाइज हम लोग एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं कि घी लेना चाहिए। और मतलब डाइट में हमारे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। मतलब आसान शब्दों में कहें तो बॉडी के लिए फैट भी जरूरी है। और बैलेंस डाइट इसी को बोला जाता है, बैलेंस डाइट। हम ये नहीं बोलते कि प्रोटीन डाइट लो, हम बोलते हैं बैलेंस डाइट लो। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। जो फैट तो होता है वो तो ब्रेन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है ना। तो फैट में भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो ये हमको डिसाइड करना है, हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के हम प्लान कर सकते हैं कि क्या लेना है। बट इन माय ओपिनियन घी इज वेरी गुड, दैट टू काउ का जो रहता है ग्रास फेड काउ, इट इज वेरी गुड। अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो अगर बैलेंस डाइट चलती जा रही है तो इससे हमारी लाइफस्टाइल भी ठीक रहेगी। हम उस चीज को इंक्लूड करके कि लाइफस्टाइल, तो जब बैलेंस डाइट कर रहे हैं, ठीक है, हम वो लेडी जिम नहीं जा पा रही है, बट अगर डाइट अच्छी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में उसका वो हिस्सा बन गया है, जिससे उसको अच्छी नींद भी होगी और मेंटली वो खुश भी रहेगी। What is the right age to get pregnant? एज सच तो कोई राइट एज नहीं होती, आज के ज़माने में तो नहीं है, क्योंकि इतनी कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स हो गई, उनकी शादियां ही बहुत लेट हो रही है। पहले तो 18 में हो जाती थी, 16 में हो जाती थी, और फिर 10 बच्चे हो जाते थे। बट ये बोला जाता है कि 30 से पहले, मतलब आपकी एज में 3 नंबर आए 30, तो 30 से पहले अगर हम कंसीव कर लें तो दैट इज़ वेरी गुड। और आज के ज़माने में अब 18-19 साल में तो मतलब अभी तो पढ़ाई लिखाई बच्चों की चलती है, तो मैं ये कहती हूँ कि 25 to 29 इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड एंड कंसीव। इसमें ये मेल और फीमेल के लिए क्या दोनों है मैम? क्योंकि मेल की बॉडी अलग तरीके से काम करती होगी और फीमेल की अलग। ये सॉरी क्वेश्चंस में नहीं है, बट मेरे दिमाग में अभी आया है। क्योंकि 30 तक तो एक मर्द सिर्फ
नौकरी और उसके पीछे भाग रहा होता है। और किसी रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा था कि जो मेल हार्मोन होते हैं वो 18 से 25 तक बहुत हाई होते हैं और 25 के बाद डिग्रेड होने चालू हो जाते हैं। इज दिस ट्रू? हार्मोन्स तो फीमेल और मेल दोनों में ही मतलब जो टीनेज बोलती है बोला जाता है उसमें एकदम से अच्छे मतलब लेवल्स रहता है हार्मोन्स का। लेकिन अगर हम राइट टाइम फॉर कंसेप्शन बोलते हैं तो फीमेल्स के लिए तो मैं बोलती हूँ कि 30 से पहले हो मतलब आपको प्रेग्नेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मेल्स को भी मतलब जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल सिर्फ एज तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये सब फर्टिलिटी को कम होने का, उसके अलावा जो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल है ये कारण है। इट इज वेरी डेंजरस। हाँ, ये बहुत डेंजरस है। स्पर्म काउंट बहुत तेजी से कम होता है जो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल लैपटॉप है। और इवन अभी तो ये देखा जा रहा है कि जो फर्टिलिटी में जो इनफर्टिलिटी बोलेंगे हम उसको, उसमें फीमेल फैक्टर इतना नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से मेल फैक्टर बढ़ रहा है। तो कपल्स में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है वो मेल फैक्टर के कारण ज़्यादा हो रही है आजकल। उनका स्पर्म काउंट बहुत तेजी से कम हो रहा है। फोन तो कैसे कारण बन सकता है? रेडिएशन रहता है और लॉन्ग टाइम, और दूसरा फोन है और लाइफस्टाइल, देर रात में सोना, रात रात भर काम करना है। तो जैसे कि एक होता है कि बॉडी की एक रिदम होती है, एक जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, मतलब कि बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनके निकलने का टाइम होता है। कोई हार्मोन सुबह 4 बजे निकलता है, कोई हार्मोन जो रात में निकलता है। तो हमने अपनी क्या रिदम खराब कर दी। अगर हम पक्षियों से सीखें, हम सूरज और चांद से सीखें तो सब अपने टाइम पर उगते हैं, अपने टाइम पर सो जाते हैं। तो हमको भी वही करना है। हमने जो अपनी रिदम पूरी चेंज कर दी है तो उसके कारण हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स है, और आजकल जो फीमेल्स में इवन मेल्स में भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो एग्रेशन है, एंजाइटी, वो सब का मेन कारण ये भी है। तो जो सुबह उठ के और रात में जल्दी सोया जाए, और ये जो मीडिया है इससे जितना मतलब बहुत दूर तो हम नहीं रह सकते क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि एक हेल्दी उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। मतलब जितना काम के लिए जरूरी है उतना ओके, अदरवाइज हम उसमें टाइम को किल ना करें। अब किसी का तो काम मैम होते ही फोन पे, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो हम भी फोन पे काम करते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये है कि आफ्टर ऑफिस आवर्स इग्नोर करो उस चीज को कि आप फैमिली टाइम को फैमिली टाइम की तरह अगर हम लेंगे तो उससे हमारा रिक्रिएशन भी होगा, फैमिली भी खुश होगी हमारी, और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस रिपेयर हो पाएगा। इवन जैसे कि गर्म जगह पर रहना या पॉकेट्स में जो अपने मोबाइल फोन्स रखना, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। इवन अपन जेबों में जो मोबाइल रखते हैं हार्ट के पास रखते हैं या पॉकेट में रखते हैं तो पेल्विक एरिया के पास रखते हैं, तो दीज आर वेरी डेंजरस। वेरी शॉकिंग मैम, डरा दिया आपने। कान लगा के जो ईयरफोन यूज करते हैं लोग, आप किसी ईएनटी वाले से अगर बात करेंगे डॉक्टर से तो वो बोलेगा हमें कान के अंदर हमने किया है तो इनर सेल्स हमारे हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं। हाँ, ये मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था यहीं ग्वालियर में। डॉक्टर हैं ईएनटी वाले डॉक्टर राहुल अग्रवाल, उन्होंने बताया था कि जो लोग ब्लूटूथ स्पीकर पूरे दिन लगा के रखते हैं उनको हियरिंग लॉस होना पक्का है। वहीं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप वायर्ड यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ब्लूटूथ वाला रेडिएशन आपके कान खराब करेगा। आपने डरा दिया मैम, फोन का इस्तेमाल लोग तो एडिक्ट हो गए हैं फोन को लेके। यूज इट जुडिशियली, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा तो है नहीं, हम भी यूज करते हैं पूरे टाइम, हमारे पेशेंट्स के फोन आते हैं, सब करना पड़ता है, लेकिन जहां तक हो सके हम उसको जुडिशियली यूज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मैम। पहले देखा जाता था, हमारी भी दादी थी, नानी है, और 10-10 बच्चे होते थे। आज सिर्फ 2 रह जा रहे हैं। 2 के बाद हिम्मत ही नहीं पड़ती या फिर हो ही नहीं पाते, कंसीव नहीं हो पाते। क्या चेंज हुआ है? ये क्या डिग्रेडेशन हुआ? क्या ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है या ये वक्त के साथ हुआ है? पहली बात तो मैं सॉरी टू से कि आपका क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हम अपनी दादी नानी के 10 बच्चे होते थे उससे हम आज की महिला को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बच्चे पैदा करना उनकी मजबूरी ही रही होगी या फिर लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या लैक ऑफ एजुकेशन रहा होगा। और महिला को सिर्फ हम एक बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझ सकते कि आज ही वो 10 बच्चे पैदा करे या 15, उसकी भी कुछ लाइफ है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जहां हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो वहां 10 बच्चे पैदा करना और मतलब ये तो कहीं उचित नहीं है। बाकी ये कि 2 बच्चे हो रहे हैं, तो 2 बच्चे जो हो रहे हैं वो कुछ हद तक तो मतलब मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन के कारण है,
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसके कारण है। और महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं कैरियर को लेके अपनी बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, उनका ये मानना है कि 2 बच्चे हों तो अच्छे हैं, उनको हम प्रॉपर एजुकेशन दे सकेंगे। तो मैं तो कह रही हूँ सोसाइटी पॉजिटिव उसकी तरफ जा रही है कि अगर 10 बच्चों की जगह कोई 2 बच्चे पैदा कर रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। और पुराने ज़माने में 10 बच्चे होते भी थे तो उनमें से मॉर्टेलिटी यानी कि मर कितने जाते थे ये भी हमें देखना चाहिए। ये केसेस देखे जाते क्योंकि थे। 10 में से अधिकतर हम परिवारों में देखेंगे तो उसमें से 5 या 6 बच्चे मर जाते थे। तो बैलेंस कहाँ बनता था? 4 या 5 बच्चों में ही बैलेंस, 3, 4, 5 बच्चों में ही आके अटकता था। उसके अलावा देखो वहाँ बच्चे भी बहुत मरते थे और माएँ भी बहुत मरती थी। आज के ज़माने में मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत ना के बराबर हो गई है। इवन बच्चों की भी, जो डिलीवरी के बाद जो बच्चों की डेथ है वो भी ना के बराबर है। तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के कारण पॉसिबल हुआ है। तो इसको तो मैं एक तरीके से पॉजिटिव लूंगी। हाँ, ये सही हुआ, ये तो सही है कि 2 बच्चे करें, 1 करें, 2 करें। हाँ, दूसरी बात ये है कि इनफर्टिलिटी हो रही है वो अलग चीज़ है कि हमारी दादियों की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों की फर्टिलिटी कम है। मतलब कहीं ना कहीं वो जेनेटिक चेंज तो हुआ होगा। जेनेटिक्स तो नहीं बोलेंगे बट मेन जो चीज़, बहुत आगे चल के जेनेटिक्स भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है और लेट मैरिजेस हैं, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बियरिंग, मतलब कि हमारी शादी तो हो गई 25 में, लेकिन अभी हमें कैरियर देखना है तो हम 5 साल और बच्चे नहीं करेंगे। और फिर हमारा लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है। तो ये कारण है कि मतलब जो फर्टिलिटी की जो रेट है वो कम हो। ऑब्वियसली अगर हम कल को 30 की उम्र में मैं अगर अपना बेबी प्लान करता हूँ तो जब वो बच्चा 20 का होगा, जब वो मैच्योर होने की उस कगार तक आएगा, तब तक मैं 50 का होगा, आधी जिंदगी जी चुका होऊंगा। ये इस मेरी वाली जनरेशन के साथ सबके साथ होना है कि मैं अपनी आधी जिंदगी, और फिर 50 के बाद क्योंकि बॉडी भी डिग्रेड होती है जी, टूटने लगती है सेल्स, और ये इनफैक्ट कि बीच में कुछ अनहोनी ना हो, तो वो मतलब ये आगे चल के कहीं ना कहीं खतरा तो है। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो अर्ली मैरिजेस का सिस्टम सही था। अर्ली मैरिजेस का सिस्टम तो सही नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि 18 साल में लड़की इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसकी शादी कर दी जाए। मेंटली भी वो स्ट्रांग नहीं होती है और फिजिकली भी अभी पूरे तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो एटलीस्ट 21 साल का तो होना चाहिए। और फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो, लेकिन मेंटली भी तो आपको थोड़ा सा तो स्ट्रांग होना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये, और फिर एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है जी। अब उसके ग्रेजुएशन ही नहीं हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुई, हम उसकी शादी कर दें तो वो भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो 25 to 29 इज द आइडियल एज इन माय ओपिनियन फॉर मैरिज एंड कंसेप्शन, मेल और फीमेल दोनों के लिए। यस। एक और मैम क्वेश्चन, क्योंकि सिलसिला चलता रहेगा। एक प्रेग्नेंट लेडी है, ये सिचुएशन क्वेश्चन है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, घर में अकेली है, कोई नहीं है, अचानक से कुछ इमरजेंसी होती है, चाहे वो अनवांटेड पेन हो, फॉल्स पेन जिन्हें बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, और कोई भी इमरजेंसी होती है, कैसे वो खुद को हैंडल करे? बेसिकली इमरजेंसी कभी भी कह के नहीं आती है, लेकिन हमको इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो पहला जो मेरा एडवाइस है वो यही है कि स्टे काम, शांत रहें, है ना। आप मतलब पैनिक ना करें, मतलब मेंटली खुद को अपने आप को पहले मेंटली संभालना होगा। अपने आप को स्टे काम, डोंट पैनिक। सेकंड होता है कि हमारे पास आजकल सपोर्ट सिस्टम बहुत रहते हैं, हमारे पास मोबाइल रहता है ना। तो हम मोबाइल पे अपने जो भी हमारे इमरजेंसीज नंबर्स हैं, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नंबर है, भाई बहन का नंबर है, पड़ोसियों के भी नंबर हमें हमेशा अपने पास रखने चाहिए। अगर वो मतलब उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो डॉक्टर का नंबर अपने पास रखना चाहिए, हॉस्पिटल का, तो अपने पास एक इमरजेंसी नंबर्स रहना चाहिए, तो वहाँ कॉल करें। उसके अलावा अगर ऐसा लग रहा है कि वो फ़ोन भी उसके पास अवेलेबल नहीं है, और तो वो शोर भी मचा सकती है, शाउट फॉर, शी कैन शाउट फॉर हेल्प, कोई मदद के लिए आ सकता है। और हमेशा अपने पड़ोसियों से हार्मोनियस रिलेशन बना के रखने चाहिए, क्योंकि अगर एट द 11th आवर हमेशा इमरजेंसी में आपके पड़ोसी आपके बहुत काम आते हैं, है ना। तो मेरा तो यही कहना है कि स्टे काम, कॉल फॉर हेल्प, शाउट फॉर हेल्प, एंड जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है
उसको आप इन्फॉर्म करें। और मैम मेल क्या करे ऐसी सिचुएशन मेल के लिए भी यही है। मेल के लिए मतलब अगर वो देख रहा है कि उसकी पार्टनर कौन सा पेन बोला जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिंग पेन होता है या कुछ ऐसा लेबर पेन एकदम से जो फॉल्स एकदम उठ जाते हैं कई बार, तो कंट्रैप्शन बोलते हैं या कुछ ऐसा, कॉन्ट्रैक्शंस उठते हैं। और मेरे जैसे मेल तो घबरा जाए अगर कोई लड़की चीख रही है तो ट्रूली स्पीकिंग, तो कि कैसे हैंडल कर रहे हैं उसको। सबसे अच्छा है कि उसको हम शांत रहने के लिए बोलें, खुद भी शांत रहें, उसको भी शांत रहने के लिए बोले, हॉस्पिटल फोन लगाएं और तुरंत उसको लेके जाएं। ओके मैम, आप एक सक्सेसफुल, आप खुद एक फीमेल हैं और सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। किसी को आपके जैसा बनने के लिए लड़की को क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि दृढ़ निश्चय कि करना है ही है। हाँ, अगर करना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलता कि मैं एक महिला हूँ, मैं गरीब परिवार से आई हूँ या मेरी फैमिली का मेरे को सपोर्ट नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद से करना चाहते हो तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और खुद पे कॉन्फिडेंस, तो मेरा तो यही मानना है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग मेहनत करने से डरते हैं इसलिए वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, तो आप मेहनत करने से ना डरो। ओके, मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम 2 सवाल ऐसे हैं मेरे दिमाग में जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे मन में थे वो सवाल। बाजार में बहुत एड्स भी चलते रहते हैं लड़कियों के लिए, इंटीमेट वॉश, इंटीमेट हाइजीन को बनाए रखने के लिए बाजार के। क्या ये प्रोडक्ट सेफ होते हैं? एज सच तो मैं उनकी सेफ्टी पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं उठाना चाहती। दावा ठोक देते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित और ये और वो कई सारी चीजें। मैं आपको एक फिजियोलॉजी समझाती हूँ कि हमारे जो महिलाओं का जो शरीर होता है तो उसमें जो एक प्राइवेट पार्ट होता है जिसको इंग्लिश में वेजाइना बोलते हैं, है ना, तो उसको वो मतलब ऑटो सफाई करता है अपनी, मतलब उसको किसी सफाई की जरूरत नहीं होती है। और जो बॉडी के जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक नेचुरल डिस्चार्ज है। वो जैसे हमारी आंख से आंसू आते हैं, हाँ, हमारे शरीर से पसीना आता है, मुंह से थूक आता है, ऐसे ही नीचे से प्राइवेट पार्ट से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल डिस्चार्ज है जो कि हमारी बॉडी को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और अंदर की गंदगी को वो बाहर निकालता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में बदबू आ रही है आपको, या उसमें ऐसे बिल्कुल आपको लग रहा है कि मवाद आ रहा है या खून आ रहा है या एक्सेस में इचिंग हो रही है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई देगा। अदरवाइज हमको ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को अपने वेजाइना में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑटो क्लीन करता है अपने आप को। और एक्सेस क्लीनिंग से जो वहाँ के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन होता है फिर, तो गुड बैक्टीरिया को वो ख़त्म करता है। तो एक्सेस क्लीनिंग जो होती है वो डेंजरस होती है और इंटरनल ऑर्गन्स की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके। और जो हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स का जो बाहरी पार्ट होता है, जो स्किन पोर्शन होता है या जिसको हम वल्वा बोलते हैं, उस पोर्शन में भी हम कहते हैं कि सेंटेड साबुन परफ्यूम कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो बॉडी का एक नेचुरल ओडर होता है। और दूसरा, अगर हमें यूज़ भी करना है तो सिंपल वाटर से हम उसको वॉश करें, और टॉवल से हमको रगड़ना भी नहीं है, उसको सिर्फ टैप करना होता है। इट इज वेरी सेंसिटिव, लाइक आई बॉल की पॉकेट की तरह वो सॉफ्ट स्किन होती है हर किसी के लिए। साबुन लगा के रगड़ना नहीं है, धोना नहीं है। अगर हमको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा अगर है, तो हम माइल्ड सा सोप यूज कर सकते हैं, अनसेंटेड सोप। अदरवाइज हमको कोई साबुन तक की जरूरत नहीं होती है, सिंपल हम पानी से ही क्लीन कर लें, एक बार भी दिन में कर ले, और उसको टॉवल से सिंपल पैट करना है हमको, उसको हमको रगड़ के साफ नहीं करना है, तो मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती। और एक्सेस जो सफाई यूज़ करने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और हमारे जो नेचुरल जो पीएच होता है वो खराब होता है। मैम, आपने इन्फेक्शन की बात करी, हाँ। आजकल अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है एचपीवी वैक्सीन को लेके। महिलाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है?
इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। HPV जो वैक्सीन है ये क्या है, एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एग्जैक्टली। तो उसके अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट में बॉडी में इम्यूनिटी लाने के लिए वैक्सीन होता है। तो ये जो HPV वैक्सीन है ये महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी आवश्यक है। तो HPV जो वैक्सीन होता है ये HPV वायरस के कारण जो भी बीमारियां होती हैं उनसे वेजाइनल कैंसर टाइप की जो उनसे प्रोटेक्शन के लिए है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रिकमेंडेड है ये। पुरुषों के लिए ये बोला जाता है कि हम मतलब 2 डोज लगती हैं पुरुषों के लिए। तो जैसे कि अपने मुंह के कैंसर्स होते हैं कुछ, मतलब HPV वायरस के कारण जो भी कैंसर होगा उससे ये प्रोटेक्शन देगा। चाहे वो एनल कैंसर हो यानी कि लैट्रिन के रास्ते का कैंसर हो, चाहे ये मुंह का कैंसर हो मतलब कि ओरल कैंसर हो, चाहे ये वॉर्ड्स जो जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं आपको मस्से हो जाते हैं, वायरस मतलब HPV वायरस के कारण जो भी बीमारी होगी, जो भी कैंसर होगा उससे प्रोटेक्शन देगा। ये सक्सेसफुल है मैम अभी? इट इज, है ना। और ये अब तो रिकमेंड मतलब पूरे अच्छे तरीके से IMA ने, हमारी जो फॉक्सी है ऑब्स्टेटिक गायनिक सोसाइटी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, सबने रिकमेंड किया है इसको, HPV को। इसीलिए इसको इतना प्रमोट भी किया जा रहा है। यस। और महिलाओं में ज्यादा प्रमोशन इसलिए है क्योंकि जो कैंसर सर्विक्स बोला जाता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, तो वो बहुत कॉमन है। पहले जमाने में हिंदुस्तान में फर्स्ट नंबर पे था महिलाओं में, आज के टाइम में ये थोड़ा नीचे आ गया, अच्छा है। मतलब ये पहले अब ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आ गया है। ये तो मैंने अभी सुना, हमारी जनरेशन में मैंने सर्वाइकल कैंसर अभी सुनना शुरू किया। ये क्या पुराना है? मोस्ट कॉमन कैंसर, सारी महिलाओं की अधिकतर जो डेथ होती थी कैंसर से वो कैंसर सर्विक्स के कारण होती थी। तो अब जो कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस बहुत कम हुआ है, ये वायरस के कारण भी हुआ है, और लेट मैरिजेस और ये सब जो हो रहा है, मतलब वो बहुत सारे कारण हुआ करते थे पहले, तो उसके कारण कम हुआ है। तो जो कैंसर सर्विक्स होता है इसके पीछे जो कारण है वो HPV वायरस है। तो ये HPV वायरस का अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उससे ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्या सही एज है एक लड़की के लिए HPV लगवाने की? हम लोग जो लड़की और लड़के दोनों के लिए 9 साल से ही हम लोग शुरू कर देते हैं वैक्सीनेशन का शेड्यूल। ये मैक्सिमम में ये होता है कि 9 से 14 साल तक तो हम 2 डोज लगवाते हैं। उसके बाद 14 के बाद 15 से 45 साल तक की महिला को लगाया जा सकता है। पुरुषों में हम लोग 25 साल तक बोलते हैं, लेकिन महिलाओं में 45 साल तक ये प्रोटेक्शन देता है। ओके। 45 के बाद फिर से लगवा सकते हैं या फिर नहीं? और इसके अभी ऐसी कोई स्टडीज नहीं आई है कि इसको दोबारा लगवाना है कि नहीं लगवाना है, पर अभी फिलहाल जो है वो यही है कि हम 9 से 14 साल 2 डोज और 14 ऑनवर्ड्स मतलब 15 से 45 साल तक 3 डोज लगवानी है इसको। ओके। मैम, अपन ने वायरस की बात करी, सर्वाइकल कैंसर की बात करी, एक बहुत कॉमन जिसका कभी दूरदर्शन पे ऐड भी चलता था, बहुत कॉमन बीमारी है एड्स, HIV एड्स, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी होता है। क्या एक HIV या एड्स पीड़ित महिला किसी एड्स फ्री बच्चे को जन्म दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। अगर महिला डायग्नोज्ड है कि HIV है, डायग्नोज्ड है, तो नेचुरल है कि उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो एंटीवायरल थेरेपी आती है। तो वो अगर उसकी दवाइयाँ ले रही है, रेगुलर महिला दवाई ले रही है और डॉक्टर के रेगुलर टच में है वो, तो वो एक मतलब HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है। डिलीवरी के लिए भी हम वायरल लोड देखा जाता है उसमें। अगर वायरल लोड कम है जैसे तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बच्चा नेगेटिव ही होगा। वायरल लोड ज़्यादा भी है और मदर अगर थेरेपी पर है तो चांसेस बच्चे को ट्रांसफ़र के बहुत कम है, और जन्म के तुरंत बाद भी बच्चे को भी दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं जिससे कि उसको बाकी भी इन्फेक्शन ना हो। और उसके अलावा थोड़ा सा मोड ऑफ डिलीवरी भी देखा जाता है, जैसे कि हम अगर वायरल लोड कम है माँ का है तो नेचुरल के लिए भी जा सकते हैं, नेचुरल डिलीवरी के लिए। वायरल लोड अगर ज़्यादा है तो फिर सिजेरियन सेक्शन करते हैं और डिलीवरी के बाद। लेकिन हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग बोलते हैं कि ना करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके मैम, आफ्टर मैरिड कपल तैयार नहीं है मेंटली कि अभी वो बच्चे को बियर कर सके या उसकी जिम्मेदारियां बियर कर सके जी। What is the safest way to get unwanted pregnancy after marriage?
इफ कपल डजंट वांट टू, हाँ मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देयर आर मेनी मेथड्स। तो पिल्स ले सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, मतलब कि खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, वो ले सकते हैं। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिस कॉन्डोम बोलते हैं हम लोग। तो बल्कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉन्डोम का तो फ़ायदा ये भी है कि जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं उससे भी प्रोटेक्शन होता है, पहली चीज़। और दूसरा ये कि अगर कपल का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स अगर कम है ना, हो सकता है महीने में 1 बार 2 बार ही मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, कोई फौजी है, कोई कहीं, कोई आउट ऑफ स्टेट बिजनेस कर रहा है, तो उसमें अननेसेसरी जो महिला है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेली खानी पड़ती हैं। तो उससे प्रोटेक्शन, मतलब पिल्स ना खाने की बजाय कॉन्डोम यूज कर सकते हैं। तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑल्सो गुड। और उसके मतलब अभी उसके अगर बच्चे नहीं हैं तो यही 2 ऑप्शन अच्छे हैं। अदरवाइज अगर उसका एक आध बेबी है पहले से, तो फिर हम कॉपर टी वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, जो इंसर्शन किया जाता है कॉपर टी का, जिससे वो रुक जाती है चीज। लेकिन सेफ्टी अगर हम देखें और सक्सेस रेट देखें, फेलियर रेट कम अगर है, तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो अच्छी होती हैं। मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था। हाँ। कि बाजार में बहुत ऐड देखे हैं, हमने भी बचपन से देख रहे हैं कि ये पिल है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। क्या सही तरीका है इनका खाने का? क्योंकि मैं एक नाम तो नहीं लूंगा, एक केस बताऊंगा, मेरे नोन में था, और शी गेट फिजिकल विद हर पार्टनर, और वो लेती रही। बाद में एक गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये गोली ऐसे नहीं ली जाती, ये एक गोली आगे 6 महीने के लिए आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने की क्षमता को रोक देती है। क्या ये सच है? बेसिकली तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी हमें पिल लेनी है तो डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना है ना? आप एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अपना बुक करिए और प्रॉपर उसकी मतलब डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करेगा, है ना। तो पिल्स अगर आपको लेनी ही है तो पीरियड लेने का, पिल्स का लेने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि एक उसका हम लिवर फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं, LFT कराना ज़रूरी होता है। उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर वगैरह देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत मोटी है पेशेंट, क्योंकि जो थोड़े से ओबीज पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क होता है, फिर हमको थोड़ी दवाइयाँ सेफ देनी पड़ती हैं, क्योंकि हार्मोनल पिल्स हैं ये, है। तो कुल मिला के ये है कि प्रॉपर एक गायनिक से कंसल्टेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर एडवाइस करता है आपको, तो पिल्स में हम जो भी शुरू करते हैं वो 2nd डे ऑफ मेंसेस से यूजुअली स्टार्ट की जाती हैं। पीरियड जब भी आता है, माहवारी जब भी आती है, उसके अगले दिन से, जिस दिन पीरियड आता है उसके अगले दिन से पिल स्टार्ट की जाती है। और आजकल अलग अलग टाइप की पिल्स आती हैं, जैसे अगर हम गवर्नमेंट उसमें देखें तो 28 गोली वाली भी पिल आती है, 21 गोली वाली भी पिल आती हैं, और एक 24 गोली, ये अलग अलग शेड्यूल रहते हैं। तो कोई भी हम शुरू कर सकते हैं, तीनों अच्छी होती हैं। 28 गोली में ये होता है कि 21 दिन तो हॉर्मोन्स रहते हैं और 8 दिन उसमें आयरन की टैबलेट्स होती हैं। तो वो एक तरह से बॉडी को बेनिफिट ही करती हैं, और उसमें ब्रेक नहीं लेना होता, उसमें लगातार खानी होती है, तो उससे जो महिला है वो पिल्स भूल जाए ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो 28 दिन वाली पिल्स आती हैं, उसके अलावा 21 दिन वाली पिल्स आती हैं, उसमें हमको 21 दिन लेके 7 दिन का गैप करना होता है। और एक 24 दिन वाली भी आती हैं, उसमें 24 दिन लेके 4 दिन का गैप करना होता है। तो ये सारी जो पिल्स होती हैं ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। डॉक्टर आपको पूरा शेड्यूल समझाएगा, अगर कभी वो मिस कर देती है तो कैसे लेनी है, तो ये सारे डिटेल्स आपका जो गायनेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गायनेक है वो आपको बताएगा। और उसके अलावा पिल्स में एक चीज़ और होती है कि टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कि एक फिक्स टाइम, मतलब यू कैन टेक द पिल एट एनी टाइम ऑफ द डे, बट द टाइम शुड बी द फिक्स टाइम। शाम के 4 बजे अगर आपने दल लेनी शुरू किया तो आपको डेली वो 21 दिन तक शाम के 4 बजे ही लेनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वो आप 6:30 बजे ले, कभी सुबह के 8:30 बजे ले ले, ये नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक कि वो डॉट्स जो बोले जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, कि वो रिफेम्सिन, पाइजीना, ये जो सुबह नाश्ते से पहले खाई जाती है, उसी टाइम पे अब आपको आगे 9 महीने तक खानी पड़ेगी। जो ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए, वो ही अब प्रेगनेंसी के लिए ये 21 दिन का एक कोर्स है। बहुत आप एंड में जिस आंसर में आप अपने एक पब्लिक जो मैसेज छोड़ते जा रहे हो, बहुत इंप्रेसिव होता जा रहा है ये पॉडकास्ट। थैंक यू। पिल्स की बात करिए मैम, कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे
कोई सी भी ऐसी पिल्स नहीं ले सकते या एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, पेन किलर्स नहीं ले सकते, ये प्रेगनेंसी पे कैसा असर डाल देती है कि लोग मना करते हैं कि ऐसे कोई भी पिल मत ले लो? प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो हम कोई भी पिल अगर बिना डॉक्टरी सलाह के, मतलब मैं बार बार एक ही पॉइंट बोलूँगी कि एंटीबायोटिक भी अगर ज़रूरत है तो लेना है, पेन किलर भी ज़रूरत है तो लेना है, लेकिन आपकी गायनिक की एडवाइस के बिना नहीं लेना है ना। और हम लोगों को पता रहता है कि कौन सी दवाई जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। पेन किलर भी बहुत सारे पेन किलर होते हैं जो सेफ़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारे होते हैं जो सेफ़ होते हैं। तो अगर पेशेंट को वाकई में ज़रूरत है तो देना है, लेकिन बार बार यही है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में एक तो अवॉइड करना है और सेल्फ इनटेक ऑफ मेडिकेशंस बिल्कुल नहीं करना है। तो डॉक्टर अगर आपको एडवाइस कर रहा है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में भी जो भी सेफ़ दवाइयाँ हैं वो हम दे सकते हैं। मैम, बेबी कंसीव करने के लिए ऐसी कोई डाइट है जो इजीली अवेलेबल हो जाए, मेल और फीमेल दोनों के, उनको लेके चलते हैं? कोई डाइट नहीं होती, मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि हेल्दी बैलेंस डाइट जो मैंने आपको पहले बताई है वही है, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, दैट्स इट। और ऐसा कोई तरीका जिसको ये फैमिली प्लानिंग में भी होता है मैम, कि एक बच्चा करेंगे या 2 बच्चे करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, ये वो किसी की थिंकिंग होती है बस ट्विंस हो जाएं और बस काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म। कोई तरीका है ट्विंस को कंसीव करने का? देखो, ट्विंस को कंसीव करने का एज सच कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन वो तो नेचुरल होती हैं चीज़ें। आईवीएफ में ज़रूर है कि अगर हमने 2 ब्लास्टोसिस्ट अंदर डाले हैं तो हो सकता है दोनों कंसीव कर जाएं, तो होता है। बट मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये कोई फैंसी आइटम नहीं है कि ट्विन डिलीवरी। ट्विन प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। पता चले हम 2 के भरोसे रह और एक भी नहीं मिला हमें, 5 मंथ में अबॉर्शन हो गया, 6 मंथ में अबॉर्शन हो गया, ये बहुत सारी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और दूसरी बात, 2 बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हमें उनको पैदा करना है तो हम उसको बोझा ना समझें, हम उसका अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके एक बार में एक पैदा करें, एक प्रॉपर टाइम लें, स्पेसिंग करें और उस बच्चे को एंजॉय करें, उसका चाइल्डहुड हम एंजॉय करें, उसकी जो रियरिंग है उसको हम एंजॉय करें। आपने मैम आईवीएफ के बारे में बताया है। 2 टर्म सुनी है मैंने, आईवीएफ और लेप्रोस्कोपी। जी, क्या है ये? क्योंकि आईवीएफ के बारे में बहुत कॉमनली सुना है कि आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे इजीली बोलते हैं, बट ये बेयर नहीं किया जा सकता एक कॉमन फैमिली के अलावा। बहुत बोलते हैं कि महंगी प्रोसेस है। ये क्या है, इनको थोड़ा सा आप ब्रीफली समझा सके तो। आईवीएफ मतलब होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो आज के ज़माने में भी वैसे जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही, निसंतानता, तो जिन महिलाओं को नॉर्मल इलाज से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि ट्यूब बंद है उनके, या पुरुषों में शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है, या उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अंडों की मात्रा की बहुत कमी है, तो ऐसी महिलाओं में ये वरदान के रूप में है आईवीएफ, है ना, क्योंकि वो भी माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं इसके माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये है कि आईवीएफ बहुत महंगा है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, तो इतना महंगा भी नहीं है कि लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। और मतलब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, और ये गलत फहमी है कि बहुत महंगा होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, खुद के अगर एग्स हैं तो 1 लाख 2 लाख के अंदर अंदर मेरे हिसाब से तो हो जाता है ये। ओके, मेरे दिमाग में ये था कि ये कम से कम 20-24 लाख की एक प्रोसेस होती है। नहीं, हम लोग तो रेगुलरली कर रहे हैं, तो मेडिसिन का खर्चा अलग रहता है, नहीं तो हम लोग तो 60 to 80,000 में तो फ्रीजिंग तक हो जाती है, तो इतना कॉस्टली नहीं है जितना हम सोचते हैं इसको। ओके, ये मिथ था जो चल रहा था कि ये 24 से 20 लाख लग जाते हैं एक आईवीएफ प्रोसेस में। इतना नहीं है। आईवीएफ सेफेस्ट होता है फिर तो? ये सेफ्टी तो हम किसी भी चीज के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आईवीएफ इज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि जो नेचुरल, पहले तो हर कोई नेचुरल कंसीव करने का सोचता है, जब नेचुरल नहीं हो पाता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो फिर हम कुछ मेडिसिन के बेसिस पर हम उसको ट्राई करते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर एक आईयूआई भी एक प्रक्रिया होती है, कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं, जिन महिलाओं के ट्यूब खुले हुए हैं,
मतलब सरोगेसी टाइप का? सरोगेसी नहीं, ये एक छोटी प्रक्रिया होती है, IUI बोलते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि मतलब IVF जैसा नहीं है वो, और जिसमें स्पर्म्स की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है या क्वांटिटी कम होती है, तो उनमें उनको हम थोड़ा सा जो सीमेन की प्रिपरेशन करके वो महिला के शरीर में हम उसको इंसेमिनेट करते हैं। ओके। तो ये ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोसेस जैसी ही है, IUI है। तो ये होता है, IUI के बाद भी अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो फिर IVF की तरफ जाते हैं, या फिर जिन महिलाओं की ट्यूब बंदी है, पहले से ही बंद है, तो उनके लिए फिर IVF एक डायरेक्ट ऑप्शन है। ओके। तो IVF की तरफ जाना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा मैम, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ग्वालियर में आप काम कर रही हैं, कुछ तो आपको ऐसे फेस आते होंगे IVF कराने वाले कि मैडम देख लेना, हमें लड़का ही चाहिए। ऐसा होता है? मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करती है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी काउंसलर हूँ, मैं उनको पूरा बैठ के समझाती हूँ, तो होप्स कि वो समझे। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर के हाथ में होता है क्या, कि लड़का देना है कि लड़की देनी है? नो कमेंट्स, और ये मॉरली एथिकली गलत है। तो मैं इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करती, ना मैं इस बारे में कोई डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये चीज़ खराब है। मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं कैसे किसी महिला का वो कर सकती हूँ? मतलब कहीं ना कहीं अगर जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए बात करते हैं कि मर्द प्रधान, यार वो मर्द भी एक माँ से पैदा हुआ है, उसकी माँ ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, अपनी छाती से दूध लगा के पिलाया है, तब जाके तुम उस लायक हो पाए हो। तो लेडीज से चिढ़ किस बात की? सिर्फ इसलिए कि कल को इसकी शादी करनी पड़ेगी, मेरी जीवन भर की पूंजी ले जाएगी, या वो डर कि ये लड़की है सेफ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, किसी की बदनीयत उस पर ना पड़ जाए? क्यों ये चिढ़ होती है? मैम आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, मेरी मदर भी एक वर्किंग लेडी है, मेरी सिस्टर डायबिटिक होते हुए वर्किंग है। हमने हमारी फैमिली में सारी महिलाओं को वर्किंग देखा है, लेकिन फिर जब ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि ये बहू हमें लड़का नहीं दे पाई, और वो एक लेडी बोलती है, ऐसों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव। समाज बदल रहा है ना। हमने जो अपने बचपन में चीज़ें देखी और आज हम देखते हैं, तो हमें लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हम पहले पेपर में पढ़ते थे कि लड़कियों को जैसे मार दिया जाता था, कम से कम आज मार तो नहीं रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और लड़कियां भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रही हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि ये हम में ही कमज़ोरी है, हम खुद कमज़ोर हैं, इसीलिए हम ऐसी बातें करते हैं। अगर आज मेरे पेरेंट्स ने ये बात सोची होती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती, है ना। तो समाज लेकिन बदल रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, और थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें बदलने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ और भी चेंज होगा। और महिलाएं तो अब हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से ज्यादा बढ़ रही हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि माइंडसेट करने की ज़रूरत है, और सदियों से चीज़ चली आ रही है, तो उसमें समय तो लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन मेरे देखते देखते ही बहुत चेंज हुआ है। और मतलब मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज महिलाओं के लड़कियां पैदा होने पे भी लोग खुशी मनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और लड़कियां भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रही हैं। बिल्कुल। अब तो वो सोसाइटी भी वैसी भी चेंज हो गई है। पहले किन्नर समा जाता था, लड़का होने पे खुशी मनाते थे। अब वो लड़कियां होती हैं तो ज्यादा लेके जाते हैं कि यार लड़की हुई है, ये तुम्हें ज्यादा लाके देगी। तो मेरा तो ये मानना है कि खुद लड़कियों की भी गलती है ना। हम लोग क्या कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, हम पेरेंट्स की सेवा नहीं करना चाहते अपने, तो हम बोलते हैं अरे हम तो ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, सबको आप अच्छी तरह से वो कर सकते हो। ये शायद किसी लड़की की ज़िंदगी में आने के बाद ही चेंज हो पाता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे फेब में शादी हुई थी, अभी 25 में ही फेब में। उससे पहले मुझे ये लगता था कि मैं ये 9-10 घंटे की जॉब करके घर पहुंच रहा हूँ, तो मैंने घर वालों पे एहसान किया है। अब मैं बैग रख दिया है, चाय लाओ, ये करो वो करो। माई बेटर हाफ इज़ ऑल्सो एन वर्किंग लेडी। तो वो जब स्कूल जाती है पढ़ाने, फिर आके घर के सारे काम करती है। अब मैं जब घर पहुंचता हूं तो मैं खुद में शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि मैं किस बात का मर्द। पहले अपने स्कूल का काम, वहां का स्ट्रेस, बच्चों को संभालना, ये करना बहुत बड़ा काम है, बच्चों को संभालना, ठीक है। वो करने के बाद फिर घर पे आके घर को संभालना, बोले ये मर्द नहीं कर सकते। ये बात मेरे दिमाग में तो क्लियर हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि महिलाओं को देवी मत बनाओ, आप उसकी बराबर से मदद करो काम में, क्योंकि ये किसी का काम नहीं है कि बच्चे संभालना उनका काम है। आपके भी बच्चे हैं, आप भी संभालिए। तो मुझे तो लगता है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, काम सब करते हैं और घर आके भी बहुत हार्मोनियस एनवायरनमेंट रहता है। और मैंने तो देखा है कि अब चेंज हो रहे हैं, लोग करते हैं सब लोग।
सॉरी मैं इसको बहुत ज्यादा हार्ड पे ले गया हार्ड पे ले गया। लैप्रोस्कोपी रह गई थी। लैप्रोस्कोपी क्या होती है मैम? लेप्रोस्कोपी यानी कि मतलब दूरबीन के माध्यम से जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो अगर पेट के अंदर डाला जाता है, पेट के अंदर कोई भी चीज दूरबीन डाल के अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। लेप्रो मतलब होता है पेट, स्कोपी मतलब होता है देखना उसे। मैंने जब ये पहला टर्म सुना था मुझे लगा था हाय कोड़ लेप्रेसी और वो लेप्रेसी और वो डिफरेंट थिंग। लेप्रोसी इज कोढ़ की बीमारी एंड लेप्रोस्कोपी इसकी हम दूरबीन के माध्यम से पेट के अंदर देखना और कोई भी ऑपरेशन करना। तो आजकल जैसे पित्त की थैली के ऑपरेशन है, अपेंडिक्स के ऑपरेशन है, यूट्रस के ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। और अब तो और एडवांस रोबोटिक आ गया है, मतलब एडवांस फॉर्म है, उसमें और थोड़ा सा अपने को इम्प्रूवमेंट होता है स्किल में। ओके मैम, इस पॉडकास्ट को मैम एंड सेशन की तरफ लेके चलते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी 2 नहीं, लास्ट क्वेश्चन है एक, बाकी तो आपको आप जानते हैं। एक मेरे मन में बहुत सवाल था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स कहाँ तक सेफ है या किस मंथ तक हम वो कर सकते हैं? अनलेस अंटिल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो तो इट इज सेफ। ठीक है, अगर महिला को डॉक्टर ने मना किया है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है और या फिर उसको खुद को डिस्कम्फर्ट है तो अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ सेफ। और एज सच कोई ट्राइमेस्टर, मतलब हम ये नहीं बोलते कि इस मंथ में अनसेफ है या उस मंथ में, लेकिन फिर भी सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 मंथ to 6 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें इट इज सेफ। ओके, और अगर प्रॉब्लम है तो फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट के 3 मंथ्स अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट के 3 मंथ्स है ना। ओके, तब तक बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। हैबिचुअल तो नहीं कहेंगे, मतलब तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। ओके, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम लोग प्रेगनेंसी को 3 भाग में, 3 महीनों की, 3 6 और 9 जो बीच वाला होता है दैट इज ओके सेकंड ट्राइमेस्टर, इट इज सेफ। अदरवाइज एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ओके, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्या? रिकमेंड नहीं करते, पेशेंट की चॉइस है। अगर उसको करना है तो कर सकती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो। ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत कुछ डाउट मुगालते क्लियर कर दिए, बहुत सी गंदगी साफ कर दी है दिमाग की कि क्या सही और क्या गलत। जाते जाते मैम, पब्लिक पर आपका एक मैसेज, क्या आप बोलना चाहेंगी पब्लिक को, लेडीज को, मेल्स को, कि आप एक अच्छी मैरिड लाइफ और अच्छी सेक्सुअल और एक अच्छी लाइफ को कैसे लंबा ले जा सकते हैं? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छी लाइफ को कैसे जी सकते हैं आफ्टर मैरिड कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ, एक मैसेज। बेसिकली अगर कपल और पार्टनर की बात है तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, क्योंकि हम किसी के साथ अगर बंधन में बंधते हैं तो हमें ये नहीं करना कि ये महिला का काम है और ये पुरुष का काम है, कि खाना बनाना महिला का काम है, बच्चे देखना महिला का। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला के साथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे तो यू विल एन्जॉय द हैप्पी मैरिड लाइफ। और एक दूसरे को स्पेस दें और हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, और खुद से प्यार करें और स्वस्थ रहें और खुश रहें। और मैम न्यूली मैरिड कपल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो एक ही वही बात है कि शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिर्फ ये नहीं है कि हम बराबरी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे मेरे साथ IMS सेक्रेटरी ऑफ ग्वालियर डॉक्टर स्नेहलता जी। बहुत सारे दिमाग के जाले इन्होंने साफ कर दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है एक अच्छी मैरिड लाइफ जीने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने मैम को सिर्फ एक बार बुलाया, मैम फिर आएंगी, नए सवाल आएंगे दिमाग में, मैम को फिर आना होगा। मैम वादा करके जाइए कि आप फिर आएंगी हमारे बुलाने पर। आप, मैं जानता हूँ डॉक्टर के पास कितना कम टाइम होता है, इतना टाइट शेड्यूल होता है, फोन्स का पता चल रहा था देख के, लेकिन आप वादा करके जाइए कि आप फिर आएंगी जब हमारे पास नए सवाल होंगे। और क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है और कुछ ना कुछ नया आता ही जाता है, तो हम आपको फिर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे पॉडकास्ट के लिए, और मैं आपसे लूंगा इजाजत। तब तक देखते रहे आचरण न्यूज, जुड़े रहे हमारे साथ एक नए एपिसोड के लिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।